नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस 2021 के लिए स्पेशल एमपी जीके के टॉप क्वेश्चन लेकर आए और सबसे अधिक बार पूछे गए ये क्वेश्चन आपके रहेंगे। ये जो क्वेश्चन रहेंगे गाइस, ये जेल प्रहरी के एग्जाम के हो सकते हैं या फिर एमपी पीईबी के द्वारा जिसमें भी आपका एमपी जीके आता है उन सभी एग्जाम के क्वेश्चन ये हो सकते हैं। तो काफ़ी आईएमपी लेवल के क्वेश्चन रहेंगे और ये जो क्वेश्चन है आपके आगामी जो एग्ज़ाम आने वाली उनमें भी पूछे जाने के चांसेस हैं। इसको ध्यान में रखते हुए स्पेशली सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। फर्स्ट पार्ट ये रहेगा, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स इस पर मिलता है तो बिल्कुल हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और पूरी जो सीरीज़ है इससे डिटेल्ड डिस्कस हम करने वाले हैं। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं गाइस बिना टाइम वेस्ट किए। गाइस अगर आपने स्पेशली टेस्ट सीरीज़ नहीं परचेस की है अभी मध्य प्रदेश पुलिस स्पेशली, तो आप परचेस कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और गाइज ये जो टेस्ट सीरीज़ है इस पर पूरा करंट अपडेट के बारे में आपको बताया गया है, साथ ही लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर आप क्वेरीज कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सअप पर। क्लियर है गाइज। स्पेशली अगर आप एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज अगर आप चाह रहे हैं तो आपको ये कूपन कोड यूज करने होंगे ROIJU50, इनकी मदद से डिस्काउंट आपको मिलेगा। 50% का भी ऑफ चल रहा है, इसके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है ये आप सभी लोगों के लिए, रातापानी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जय विलास महल कहाँ पर स्थित है? गाइज ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो सकता है, बट यहाँ पर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले वो आपके लिए इजी नहीं होंगी, तो इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखिए जय विलास महल कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। इस ऑप्शन क्वेश्चन का आपका फोर्थ ऑप्शन सही जवाब रहेगा। गाइज ग्वालियर दुर्ग को जिब्राल्टर बोला जाता है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, या किलों का रत्न भी इसको बोला जाता है। बात करें ग्वालियर का जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा सूरज सेन ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा गाइस अगर ग्वालियर में हम देखें तो यहाँ पर जो है एनसीसी महिला प्रशिक्षण केंद्र भी है। इसके अलावा महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक विश्वविद्यालय भी यहाँ पर स्थित है। कई सारे मकबरे हैं गाइस आपके ग्वालियर में, जैसे तानसेन का मकबरा हो गया, मोहम्मद गोज का मकबरा हो गया। इसके अलावा महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी यहीं पर है। गाइस यहाँ पर आपको मोहम्मद गोज का मकबरा और तानसेन का मकबरा पास पास देखने को मिलता है। क्लियर है गाइज। एक और चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, यहाँ पर तेली का मंदिर है। और गाइज ये तेली का जो मंदिर है ये द्रविड़ शैली में बना हुआ एकमात्र मंदिर है मध्य प्रदेश का। क्लियर है। तो इतनी सारी चीज़ें आयुब की आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा यहाँ पर 2-3 विश्वविद्यालय भी हैं, जैसे राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर है और राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय भी यहाँ पर है। इन दोनों की स्थापना 2008 में हुई थी। और देखिए ये जो है ग्वालियर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बनने से पहले ये मध्य भारत की राजधानी हुआ करता था। ग्वालियर याद रखिएगा, मध्य भारत की राजधानी हुआ करता था 1 नवंबर 1956 से पहले। और यहाँ पर किसने शासन किया है? तो सिंधिया जो शासक थे सिंधिया वंश के, उनकी राजधानी ये रही है ग्वालियर। और भारतीय संगीत परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान भी इसने अदा किया है, क्योंकि ग्वालियर के जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जो घराने थे उनमें से एक आपका घराना जो था वो ग्वालियर घराना भी था। तो आई होप कि यहाँ से इतनी जो डिटेल आपको बताई है ये जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं से यहाँ से क्वेश्चन जरूर से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है गाइस, मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? मध्य प्रदेश अन्य 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड 5। अब 5 कौन कौन से राज्य हैं? आपका उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ये 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। अब आपको हम बताएं कि देखिए उत्तर में जो सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश, वो उत्तर प्रदेश से करता है। पूर्व में छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, वहीं दक्षिण में महाराष्ट्र से लगा हुआ है, पश्चिम में गुजरात से लगा हुआ है और उत्तर पश्चिम में राजस्थान से लगा हुआ है। तो इनकी ये चीज़ें भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नौरता मध्य प्रदेश के रिक्तिस्तान क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गाइस ये जो नौरता नृत्य किया जाता है ये बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला एक तरह से नृत्य है। तो बुंदेलखंड इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गाइस बुंदेलखंड में इसके अलावा और भी लोक नृत्य हैं, जैसे कि आपका हो गया राई नृत्य, डिमरियाई जो नृत्य होता है ये भी आपका बुंदेलखंड का ही नृत्य है। इसके अलावा यहाँ पर सेला नृत्य भी है
और बधाई आपने नाम सुना होगा, बधाई नृत्य खुशी के अवसर पर जो किया जाता है वो, और कानड़ नृत्य जिसको कानड़ा नृत्य भी बोलते हैं। तो ये सभी जो नृत्य है ये बुंदेलखंड अंचल के नृत्य है। एक बार और आपको रिवाइज करवा देते हैं। राई नृत्य, डिमरियाई नृत्य, सेला नृत्य, बधाई नृत्य और कानड़ा नृत्य, ये सभी जो कि कहाँ के हैं, बुंदेलखंड अंचल के हैं, याद रखिएगा। और इनमें एक और आप नोट डाउन कर लीजिएगा, नोरता। क्लियर है। अब देखिए अगर हम बात करें, देखिए 4 क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ और मालवा। इन चारों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। बुंदेलखंड के बारे में आपको बता दिया, अब हम आपको निमाड़ के बारे में भी बता देते हैं। निमाड़ से क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं। गाइस गणगौर जो लोक नृत्य है ये निमाड़ अंचल का है। इसके अलावा काठी भी आपका निमाड़ का ही है। वहीं फेपरिया और माडलिया, आड़ा खाड़ा नाच और डांडा नाच, ये सभी जो नाच है ये लोक नृत्य जो है ये आपके निमाड़ अंचल के हैं। वहीं अगर हम मालवा की बात करें तो मटकी सबसे फेमस हो जाता है मालवा का लोक नृत्य। इसके अलावा आड़ा खाड़ा और रजवाड़ी नृत्य, ये 3-4 जो नृत्य है ये मालवा अंचल के हैं। वहीं गैस अगर हम बघेलखंड की बात करें तो बघेलखंड में बिरहा अहिराई नृत्य होता है। इसके अलावा राई नृत्य भी बघेलखंड का ही है। केमाली नृत्य होता है गाइस यहाँ पर, और खालसा नृत्य भी होता है। इसके अलावा केहरा होता है एक, और एक होता है आपका दादर गीत नृत्य। तो ये सभी नृत्य हैं बघेलखंड के। स्पेशली याद रखिएगा, हमने सारी चीज़ें आपको कवर करवा रखी है। क्लियर है। तो यहाँ से आयोग की ये सारे लोक नृत्य वाला टॉपिक तो आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीराजपुर जिला किस वर्ष में स्थापित किया गया था। अलीराजपुर जिला वर्ष 2008 में स्थापित किया गया था। अगर आपसे तारीख भी पूछी जाए गाइस तो 17 मई 2008 को झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर को नया जिला बनाया गया था। और ये जो अलीराजपुर है गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के पास में स्थित है, और ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में आता है। इस जिले की भौगोलिक स्थिति कैसी है, तो पहाड़ी है। इस जिले की भौगोलिक स्थिति पहाड़ी है, याद रखिएगा। गैस अलीराजपुर के बारे में हम बात करें, 2008 में बनाया गया था, याद रखिएगा, झाबुआ से अलग करके। अलीराजपुर में आदिवासी खेल विद्यालय भी स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर भाभरा नामक स्थान पर प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आज़ाद, इनका जन्म हुआ था, और इसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया गया है। गैस अलीराजपुर में 36.1% के साथ न्यूनतम साक्षरता वाला जिला भी ये आता है, अलीराजपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है गाइस, नर्मदा सेवा यात्रा के तहत कितने जिलों में पेड़ लगाए जाएंगे या फिर गए हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन लिया गया है 2017 के पेपर से लिया गया है। तो यहाँ पर उस टाइम पर जो है करंट में चल रहा था, तो इसलिए यहाँ पर जाएंगे ऐसा जो कि इन्होंने लिखा था। क्लियर है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश नर्मदा सेवा यात्रा के तहत कितने पेड़ लगाए गए थे, इसमें करीबन 16 लाख के समथिंग पेड़ लगाए गए थे गाइस। फोर्थ ऑप्शन से जवाब रहेगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2016-17 का करंट का क्वेश्चन है, और ये इसलिए करवा रहे क्योंकि काफ़ी फेमस थी नर्मदा सेवा यात्रा, इससे अब तक भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम और चीज़ें आपको बताते हैं नमामि देवी नर्मदा के बारे में। देखिए नमामि देवी जो नर्मदे सेवा यात्रा स्टार्ट की थी, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, और मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा जो नदी है इसके संरक्षण संवर्धन के लिए ये योजना मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई थी। गैस ये जो यात्रा चली थी ये 11 दिसंबर 2016 से शुरू हुई थी, और कब तक चली थी, इसका समापन कब हुआ था, 15 मई 2017 को इसका समापन हुआ था। यानी 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक ये योजना जो कि ये यात्रा चली थी। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहेगा, इस मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म हाल ही में खोजा गया है। ये भी 2017 का करंट का क्वेश्चन है, 16-17 का, याद रखिएगा। और ये जो खोजा गया था सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म था, और ये खोजा गया था आपका चित्रकूट में। गैस चित्रकूट सतना जिले के अंतर्गत आता है, और भारतीय वैज्ञानिकों ने 1.6 अरब साल पुराने जीवाश्म की एक जोड़ी को यहाँ पर उजागर किया था। ये खोज की थी इसकी, जिसमें लाल शैवाल होते हैं, और ये जो है पृथ्वी पर खोजा जाने वाला अब तक का सबसे पुराने पौधे जैसा जीवन हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा था। इसके अलावा गाइस उन्होंने यहाँ पर एक और चीज़ बताई थी, सबसे पुराना ज्ञात जो लाल शैवाल होता है 1.2 बिलियन वर्ष पुराना था। और यहाँ पर जो है PLOC नाम आप याद रखिएगा, PLOS
क्लियर है, ये कर लीजिएगा, PLOS है। और बायोलॉजी जर्नल में जो है ये प्रकाशित हुआ था, PLOS। क्लियर है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको कुछ और चीज़ें बताएं तो देखिए, ये जो चित्रकूट बसा हुआ है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, चित्रकूट क्षेत्र में लाल शैवाल जीवाश्म जो है देखे गए थे। और ये 1.6 अरब, यहाँ पर ये आप याद रखिएगा, बिलियन साल पुरानी फास्फोराइड एक प्रकार की ये चट्टान होती है गाइस, और इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया के जीवाश्म मेट के सन्निहित जो है ये था। तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा चित्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, 1997 में इंदौर के नेहरू स्टेडियम में भारत बनाम श्रीलंका के एक दिवसीय क्रिकेट मैच को 3 ओवरों के बाद निलंबित कर दिया गया था। मैच निलंबित करने का क्या कारण था? गैस, अब ये जो मैच निलंबित किया गया था, 3 ओवर हुए थे, उसके बाद में मैच को निलंबित कर दिया था। इसका मुख्य कारण था पिच खेलने के लिए अनुपयुक्त था। तो यहाँ से आपका सेकंड ऑप्शन से जवाब रहेगा। गैस, नेहरू स्टेडियम के बारे में हम बात करें, देखिए ये चीज़ें तो यहाँ से आपकी पूरी क्लियर हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूरा दे रखा है। 1997 में हुआ था, इंदौर में हुआ था, नेहरू स्टेडियम में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? तो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था। एक दिवसीय क्रिकेट मैच ये था, 3 ओवरों के बाद में निलंबित कर दिया था। सारी डिटेल आपको क्वेश्चन में मिल गई है। अब हम नेहरू स्टेडियम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नेहरू जो स्टेडियम है ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्टेडियम है, क्रिकेट का ये स्टेडियम है, और 1964 में इसको स्थापित किया गया था। और गैस, इसकी अगर हम क्षमता की बात करें, दर्शक क्षमता की, तो करीबन 25,000 के समथिंग इसकी दर्शक क्षमता है। क्लियर है। और नेहरू स्टेडियम इंदौर नगर निगम के स्वामित्व से संचालित किया जाता है। इसके अलावा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी नेहरू स्टेडियम ने की है। और स्टेडियम में आखिरी मैच कब हुआ था? तो ये आखिरी मैच हुआ था इस स्टेडियम में 31 मार्च 2001 को खेला गया था। और गाइज, ये जो मैच हुआ था 2001 में, इसमें सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए थे, और ऐसा करने वाले पहले वे खिलाड़ी थे। तो ये आप याद रखिएगा, जो कि सचिन तेंदुलकर ने इस पर रिकॉर्ड बनाया था। नेहरू स्टेडियम स्पेशली याद रखिएगा, इंदौर में आपका स्थित है। इसके अलावा गाइज, इंदौर में एक और स्टेडियम है, काफ़ी फेमस है, चर्चित है। ये आपका स्टेडियम हो जाएगा जो कि आपका याद होगा, आपको नेहरू स्टेडियम के बाद में दूसरे नंबर पर नाम आता है होलकर स्टेडियम का। अब इसको फर्स्ट में नाम आने लगा है। तो होलकर स्टेडियम जो है ये इंदौर में ही है। होलकर क्रिकेट का स्टेडियम है, और यहाँ पर महारानी उषाराजे ट्रस्ट क्रिकेट ग्राउंड के नाम से भी ये जाना जाता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख जो क्रिकेट स्टेडियम है उनमें से एक ये है। और 2010 में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने इसका नाम बदलकर होलकर राजवंश के नाम पर कर दिया था। क्लियर है। और तब से यही नाम इसका लोकप्रिय हो गया। होलकर क्रिकेट स्टेडियम में लगभग 30,000 लोगों की बैठने की क्षमता भी है, और यह मैदान रणजी ट्रॉफी में राज्य के अधिकांश घरेलू मैचों की भी मेजबानी करता है। गाइस, इस स्टेडियम पर कई एक दिवसीय मैच भी हो चुके हैं। इसके अलावा मैच भारत और इंग्लैंड के बीच में कब हुआ था? तो ये भी आपको याद रखना है, 2006 में हुआ था, इंग्लैंड और भारत के बीच में। और इस स्टेडियम पर वीरेंद्र सहवाग ने, गाइस आपको एक चीज़ याद रखनी है, कई सारे रिकॉर्ड भी हैं। तो इस स्टेडियम पर वीरेंद्र सहवाग ने वनडे में 219 रन बनाए थे। साथ ही इस मैदान पर कई IPL मैचों का भी आयोजन हो चुका है। तो ये कहाँ पर हुआ है? होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में। इसके अलावा गाइज, मध्य प्रदेश में 2 और स्टेडियम ऐसे हैं जिन पर कई सारे रिकॉर्ड है। पहला आपका हुआ है कप्तान रूप सिंह स्टेडियम, और दूसरा और हम बात करेंगे। तो पहले कप्तान रूप सिंह, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर के बारे में बात कर लेते हैं। 1978 में इसको स्थापित किया गया था। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित ये है। 45,000 दर्शक बैठने की इसमें क्षमता भी है। इसके अलावा गाइज, ये जो है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने MPCA के स्वामित्व से संचालित किया जाता है। ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा इसे संचालित किया जाता है। और इसका जो नाम है वो भारतीय हॉकी जो खिलाड़ी थे रूप सिंह, उनके नाम पर रखा गया है। और हॉकी के दिग्गज ध्यानचंद जो थे उनके भाई ये थे। और यह शुरुआत में एक हॉकी स्टेडियम ही था, फिर 1988 में इसे क्रिकेट मैदान में बदल दिया गया था। तो याद रखिएगा, स्टार्टिंग में यह हॉकी स्टेडियम था, बट 1988 के बाद में इसे क्रिकेट मैदान में तब्दील कर दिया गया था। और गाइस, एक और विशेषता है इस स्टेडियम की, इस मैदान में फ्लड लाइट भी हैं, और दिन रात के मुकाबले की मेजबानी भी इसने की है। यह स्टेडियम 10 से अधिक वनडे क्रिकेट मैचों की मेजबानी भी कर चुका है। और इस मैदान पर पहला वनडे भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ था, 1988 में ये खेला गया था। जब से यहाँ पर
स्टार्ट किया था। 1988 में ही इसे क्रिकेट मैदान में तब्दील किया था और 1988 में ही भारत और वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला वनडे खेला गया था। गैस इसी मैदान पर सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय क्रिकेट में पहला दोहरा शतक लगाकर इतिहास रचा था और कप्तान रूप सिंह स्टेडियम में एक पवेलियन विशेष रूप से उनके नाम पर। क्लियर है? तो इतनी सारी डिटेल आप याद रखिएगा। हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपको चीज़ें याद रहे, आपको पता रहे चीज़ें, सारी चीज़ें आप अगर नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है? तो ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में आपका स्थित है और इसमें 10,000 लोगों को बैठने की लगभग क्षमता है और ये एक फील्ड हॉकी स्टेडियम है। यह स्टेडियम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। ऐशबाग स्टेडियम जो है भोपाल बादशाहों टीम का विश्व हॉकी सीरीज में घरेलू मैदान ये है। यह स्टेडियम कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिताओं की मेजबानी भी कर चुका है। गाइस इसमें जो है 2014 में इस स्टेडियम ने चौथी हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2014 में फाइनल मैच जो था उसकी मेजबानी की थी और असम हिमाचल प्रदेश के बीच में जो है ना खेला गया था। तो यहाँ से आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा स्टेडियम के बारे में। अब 2-4 स्टेडियम और बचे हैं, जैसे आपके और भी स्टेडियम हो गए, तात्या टोपे स्टेडियम और वगैरह वगैरह। तो ये स्टेडियम हम आपको स्पेशली करवा भी चुके हैं और आप याद रखिएगा उनके बारे में। बाकी जितने ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ें थी वो हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश की किस स्थान में प्रसिद्ध है? तो ये मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थित है। गैस ओरछा जो आता है ये आपका निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। और एक चीज़ और आप अपडेट कर लीजिएगा, निवाड़ी जो जिला है, निवाड़ी जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका ओरछा में ही स्थित है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, निवाड़ी जिले का मुख्यालय ओरछा लगता है। क्लियर है? अब हम आपको बताते हैं ओरछा के बारे में। गैस ओरछा में राजा राम मंदिर है और यहाँ पर आपको पता चल चुका है लाला हरदौल की कहानी भी यहीं पर प्रसिद्ध है। हरदौल की मनुती यहाँ पर है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके अलावा जहांगीर महल कहाँ पर है? ये भी ओरछा में है। राजा राम मंदिर ओरछा में है और बुंदेला शासकों की छतरियाँ भी यहाँ पर फेमस है। गैस ओरछा में रामायण कला संग्रहालय बनाया गया है। कब बनाया गया है? 2005 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम आपको बता दें गाइस, नेशनल करंट अफेयर के लिए स्पेशली चैनल लॉन्च किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी नए चैनल की, जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि पूरा नेशनल का करंट अफेयर ये आप इस एकमात्र चैनल से कवर कर सकते हैं। साथ ही आपको कोई भी चीज़ें यहाँ पर अदर कवर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो पूरा सिलेबस रहेगा वो आपके इन्हीं एग्ज़ाम को देखते हुए कवर करवाया जा रहा है। तो एक बार आप जाके चेक करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2016-17 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? 2016-17 की यहाँ पर बात की गई है और इसमें बंसी कोल को सम्मानित किया गया था कालिदास सम्मान से 2016 के। क्लियर है? गैस कालिदास सम्मान भारत में जो दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है और ये प्रतिवर्ष भारतीय प्रतिष्ठित कला के लिए जो है प्रदान किया जाता है। ये महाकवि कालिदास जो थे उनके नाम पर दिया जाता है। प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध संस्कृत लेखक ये थे, इनके बारे में याद रखिएगा। और इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। एक और चीज़ यहाँ से आपको याद रखनी कालिदास पुरस्कार के बारे में। गैस 2017 का ये राम गोपाल बजाज को दिया गया है और 2018 का अंजलि एला मेनन को दिया गया है। तो इन दोनों के बारे में भी आप याद रखिएगा। 2016 का बंसी कोल, 17 का राम गोपाल बजाज, 18 का हो गया अंजलि एला मेनन। तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, निम्न में से कौन सा राजवंश इंदौर पर शासन करता था? इनमें से आपको बताना है कौन सा राजवंश था जिसने इंदौर पर शासन किया था। तो ये जो राजवंश है इसका नाम होलकर राजवंश है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा। गैस इसके अलावा और भी जो राजवंश थे हम इनको रिकॉल आपको करवा देते हैं एक बार, ताकि आपका डेटा अपडेट रहे या फिर आपको याद भी रहे। तो देखिए चंदेल जो वंश था इसने कहाँ पर शासन किया था? बुंदेलखंड पे इसने शासन किया था। इसके अलावा तोमर वंश ने शासन किया था गैस ग्वालियर पर। वहीं परमार वंश ने कहाँ पर किया था? ये तो आप सभी को पता ही है, धार और मालवा, विशेषकर मालवा पर इसने शासन किया था। वही बुंदेला वंश ने किया था बुंदेलखंड पे, नाम से क्लियर है। और चंदेल वंश ने भी बुंदेलखंड पे ही किया था, याद रखिएगा। होलकर वंश ने कहाँ पर किया था? होलकर वंश ने किया था इंदौर मालवा। क्लियर है? जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपका दे रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें सिंधिया वंश की, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है सेकेंड ऑप्शन में, सिंधिया वंश। सिंधिया वंश के जो शासक थे इन्होंने कहाँ पर शासन किया? तो यहाँ पर इन्होंने ग्वालियर में शासन किया।
कारुस वंश हुआ करता था एक मध्य प्रदेश में, जिसने बघेलखंड पर शासन किया। चंद्रवंश ने कहाँ पर किया, तो बघेलखंड से बुंदेलखंड तक इन्होंने शासन किया। वहीं गाइस सबसे फेमस यहाँ पर आपका निकल कर आ रहे हैं। देखिए ये जो है हमने जितने भी फेमस राजवंश थे वो डिस्कस कर लिए। अब कुछ और जो राजवंश थे जैसे यादव वंश हो गया, शुंग वंश, नाग वंश, बोधि वंश, और इसके अलावा और भी वंश है, वाकाटक वंश हो गया, एक ओलिकट वंश हो गया। ये जो वंश है इनके बारे में बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, बट बनते हैं तो बहुत डीपली क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए हम आपको बता दें देखिए नाग जो वंश था इसने विदिशा ग्वालियर पर शासन किया है। शुंग वंश ने किया था आई थिंक विदिशा पर शासन किया था। और यादव जो वंश था इसने चंबल बेतवा के मध्य में शासन किया था। वहीं आपका वाकाटक जो वंश हुआ करता था इसने मालवा विदिशा पर शासन किया था। और ओलिकट वंश ने मंदसौर पर शासन किया था, जो कि सिवना नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा गाइस गुर्जर प्रतिहार जो वंश है इसने उज्जैन पर शासन किया था। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। इनमें से तो देखिए ग्वारपाठा और सफ़ेद मूसली दोनों मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा गाइस मध्य प्रदेश में रीवा जो है यहाँ पर क्योटी जलप्रपात है, आपको पता होगा। तो क्योटी में सोमबल्ली, मोरसिका और फथरचट्टा ये 3 प्रकार की दुर्लभ जो औषधि इनको हम एक तरह से बोल सकते हैं ये पाई जाती है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सोमबल्ली, मोरसिका और पतरचटा ये दुर्लभ औषधियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। तो क्लियर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे। मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता थे एम अधिकारी। थर्ड ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। गाइस प्रथम लोकायुक्त तो यहाँ पर हम आपको बता दें प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, एम अधिकारी थे। इसके अलावा प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो ये पीवी दीक्षित थे। वहीं प्रथम अगर हम बात करें राज्य योजना आयोग के मंडल के अध्यक्ष की, तो प्रकाश चंद्र सेठी यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। अगर हम बात करें एमपीपीएससी के अध्यक्ष की तो डीवी रेंगे हो जाते हैं। आईपीएस की अगर हम बात करें प्रथम महिला आईपीएस की कुमारी आशा गोपालन हो जाएगा। वहीं प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल उर्मिला सिंह हो जाएंगी। आदिवासी मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद्र हो जाएंगे। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम आपको करवा भी चुके हैं, आपके एग्जाम में भी बनते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव यहाँ से आपका पूछा गया है, इनका सही जवाब रहेगा निर्मला बुच। पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, ये सरोजिनी सक्सेना थी। विधानसभा अध्यक्ष प्रथम कुंजीलाल दुबे, मुख्य सचिव एच.एस. कामत थे। इसके अलावा गाइस महिला एवं प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो निर्मला बुच थी, जैसा कि यहाँ पर आपका दे रखा है। और चीज़ें यहाँ से ही आपके एग्जाम में पूछी जाती है। क्या होता है कि ये प्रथम जो वाली चीज़ें हैं ये तो आपको स्पेशली याद होना चाहिए, क्योंकि आपको रटाया होना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपसे कोई से भी एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। क्लियर है। एक दो और हम आपको बता दें, जैसे आपका हो गया मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयोग एन.वी. लोहानी हो जाएंगे। प्रथम पुलिस महानिरीक्षक हो जाएंगे बी.जी. घाटे। और पुलिस महानिदेशक हो जाएंगे वी.पी. दुबे। क्लियर है। राज्य वित्त आयोग की प्रथम अध्यक्ष है शीतला सहाय। महिला विपक्ष की नेता है जमुना देवी, जो कि प्रथम है। प्रथम विपक्ष का नेता विष्णु ताम्सकर है। और विधानसभा उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो विष्णु विनायक सरवटे हैं। अध्यक्ष का आपको बता चुके थे कुंजीलाल दुबे। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन इंदौर घराना स्थापित करने के लिए जाना जाता है। इंदौर घराना जो स्थापित किया गया ये किया है उस्ताद आमिर खान ने। उस्ताद आमिर खान आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। इसके अलावा गाइस और भी आपको घराने के बारे में बताते हैं कि कौन किस घराने से संबंधित रहा है संगीतकार। क्लियर है। तो देखिए ग्वालियर घराना काफ़ी फेमस है और इससे संबंधित रहे बालकृष्ण बुआ और रहमत का इस घराने से ही संबंधित थे। इसके अलावा गाइस मध्य प्रदेश के जो घराने हैं इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, हिंदुस्तानी गायन में जो घराने थे, जैसे कि आपका किराना घराना हो गया, ग्वालियर घराना हो गया, आगरा घराना, जयपुर घराना और मेवाली घराना, ये घराने भी काफ़ी फेमस है। पंडित जसराज जो थे वो मेवाली घराने से संबंधित थे। अब्दुल करीम खां और अब्दुल वाहिद खां किराना घराने से संबंधित थे। वहीं पंडित भीमसेन जोशी आपने नाम सुना होगा और डॉक्टर प्रभा अत्रे ये दोनों किराना घराने से ही संबंधित थे, तो याद रख सकते हैं। और लक्ष्मण पंडित आगरा घराने से थे, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के कौन से भाग को अलग कर वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ का नया राज्य बनाया गया। छत्तीसगढ़ जो है ये नया राज्य बना है 2000 में। किस भाग को अलग किया था मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी जो भाग था साउथ ईस्टर्न दक्षिण पूर्वी जो भाग था इसको अलग करके मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ नया राज्य बनाया गया था 2000 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्या है, तो ये है आपकी धूपगढ़ की चोटी, जो कि आपको थर्ड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। धूपगढ़ जो चोटी है महादेव पहाड़ियों में स्थित है और मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंचा स्थान ये है धूपगढ़ चोटी। पहाड़ी का शिखर सूर्यास्त देखने के लिए एक लोकप्रिय क्षेत्र भी है गाइस, और हिल स्टेशन जो है पंचमढ़ी, इसके शिखर के निकट ही ये आपका धूपगढ़ बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहाँ पर है। देखिए एमपीपीएससी का कार्यालय आपसे पूछा गया, ये आपका इंदौर में है एमपीपीएससी का कार्यालय। एमपीपीएससी के वर्तमान में जो अध्यक्ष है इनका नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि वर्तमान में पहले भास्कर चौबे थे, उनको जो है वो अब नहीं रहे हैं, यानी अब वो है अध्यक्ष नहीं हैं। क्लियर है। अब अध्यक्ष कौन है, अब कार्यवाहक अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा इनके बारे में। और हम ऑलरेडी मध्य प्रदेश में वर्तमान में कौन क्या वाली वीडियोस में बता चुके हैं। देखिए अगर हम ये वीडियो में आपको बताएंगे कि अभी वर्तमान में कौन है, तो अगर कुछ लोग बाद में देखेंगे और चेंज हो जाएंगे तो फिर वो बोलेंगे कि सर आप गलत बता रहे हो, अभी ये है, तो इसलिए इसमें हम आपको नहीं बताएंगे। वर्तमान में कौन क्या है वाली वीडियो हमने अभी अपलोड की है, उसको जाकर देखिएगा, सारे चीज़ें वहाँ से आपकी क्लियर हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा। गाइज एमपीपीएससी बात कर लेते हैं इसके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118 के तहत इसका जो है गठन किया गया था 27 अक्टूबर 1956 के अनुसार। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा 1 नवंबर 1956 के राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम था उसके अंतर्गत 27 अक्टूबर 1956 को इसका गठन किया गया था। प्रथम अध्यक्ष अभी हमने आपको बताया था डीवी रेंगे प्रथम इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, कान्हा टाइगर रिजर्व के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है। इसके आधिकारिक शुभंकर का नाम है भूरसिंगा द बारहसिंगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट से जवाब रहेगा भूरसिंगा। गैस भूरसिंगा बारहसिंगा का ही आपका ये याद रखिएगा उप प्रजाति है भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप में। बारहसिंगा जिसको स्वैम्प डियर की 3 उप प्रजातियाँ पाई जाती है। गैस नेपाल में पाया जाने वाला जो वेस्टर्न है स्वैम्प डियर इसको बोला जाता है। साउथ स्वैम्प डियर हार ग्राउंड जिसको बारहसिंगा हम बोलते हैं, ये मध्य और उत्तर भारत में भी पाया जाता है। इसके अलावा इस काजीरंगा जो असम में स्थित है, काजीरंगा अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान, और दुधवा नेशनल पार्क जो कि उत्तर प्रदेश में है, इनमें पाए जाने वाले ईस्टर्न स्वैम्प डियर आपके हैं बारहसिंगा। तो बारहसिंगा के बारे में आप याद रखिएगा। और इसका जो डिज़ाइन किया था वो रोहन चक्रवर्ती ने किया था, याद रखिएगा, मैस्कोट अपनाया था, और ये अपनाने वाला कान्हा टाइगर रिजर्व स्पेशली था। क्लियर है, तो यहाँ से आयोग की आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। रानी अवंतीबाई कहाँ से संबंधित है। रानी अवंतीबाई मध्य प्रदेश के रामगढ़ से संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन से जवाब रहेगा। 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी लक्ष्मीबाई अवंतीबाई माफ कीजिएगा, रामगढ़ की जो रानी अवंतीबाई थी, इन्होंने रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की ये सूत्रधार भी रही थी। इसके अलावा 1857 के मुक्ति आंदोलन में जो है इन्होंने काफ़ी अच्छी भूमिका भी निभाई थी। तो रानी अवंतीबाई सब आपका हो जाएगा रामगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को बुलेट कहा जाता है। अब बुलेट कहा जाता है शंकर लक्ष्मण को। शंकर लक्ष्मण सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गाइस ये जो है भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे और इन्होंने वर्ष 1956, 1960 और 1964 में ओलंपिक में भारतीय टीम के गोलकीपर थे और इन्होंने स्वर्ण पदक, 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक भी जीता है। गाइस इनके बारे में अगर हम आपको बताएं तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर थे और इन्होंने भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त किया है। यह इनको सम्मानित किया गया है। तो अर्जुन और पद्मश्री दोनों इनको मिल चुके हैं। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के अंबेडकर नगर यानी महू में इनका जन्म हुआ है। कब हुआ था? 7 जुलाई 1933 को। गाइस इनकी मृत्यु भी अंबेडकर नगर में हुई है, महू में 29 अप्रैल 2006 को। कौन थे ये? गोलकीपर थे। अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री भी इनको मिल चुके हैं। तो हॉकी से संबंधित गाइस आयोग की यहाँ से आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा।
गाइस यहाँ पर हमने टॉप 20 क्वेश्चन लिए थे। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिटेल हमने आपको दी है कि आपका कोई भी फैक्ट यहाँ से अब बाहर नहीं जाएगा। अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखवाना चाहते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा हमें, ताकि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें। और स्पेशली अगर आप साइंस की भी ऐसी ही सीरीज़ चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी गाइस। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। गाइज अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा, ताकि सभी लोगों को पता चल पाए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।